गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भ्रूणपोष और भ्रूणपोष के प्रकार यानी एंडोस्पर्म एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है डबल निषेचन पढ़ चुके हैं और डबल निषेचन के अंतर्गत आप ये जान चुके हो कि एक गैमीट के द्वारा अंडकोश का निषेचित होता है, तो उस अंडकोश का जो निषेचन के पश्चात जायगोट बना लेता है या oospores बना लेता है, उससे आगे चल करके भ्रूण का विकास होता है। और हम लोग एक बीजपत्री भ्रूण का विकास भी पढ़ चुके हैं और दो बीजपत्री भ्रूण के विकास को भी पढ़ चुके हैं। दूसरे गैमीट के द्वारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि एम्ब्रियो सैक के मध्य पहले पोलर न्यूक्लियस के रूप में रहता है, फिर दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं जो 2n होता है, और इससे दूसरा मेल गैमीट जुड़ करके एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जो कि 3n हो जाते हैं। 3n एक n गैमीट के द्वारा और 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा, इस तरह से 3n हो जाते हैं। एंडोस्पर्म में भोजन संचित रहता है। एंडोस्पर्म में भोजन संचित रहता है और यह संचित भोजन ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल से जो भ्रूण का विकास होता है उसके पोषण में, और सीड्स जब जर्मिनेट करता है तो उसके पोषण में यही एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष भोज पदार्थ प्रदान करता है और इनका पोषण करता है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है ये तो आप जान गए कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट के मिलने से 3n न्यूक्लियस 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और इसी से आगे चल करके एंडोस्पर्म का विकास होता है। ये भोजन संचित ऊतक होते हैं, इनमें भोजन संचित रहता है और ये भ्रूण के विकास के समय और बीज के जर्मिनेशन के समय पोषण, इसी पोषण का उपयोग होता है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो विकास की दृष्टि से एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये विकास के आधार पे ये 3 तरह के एंडोस्पर्म हुए। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकी एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है केंद्रकी एंडोस्पर्म। ये सबसे सामान्य प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, सबसे समान। और ये पॉलीपेटैली वर्ग में पाया जाता है, जैसे कैप्सुला के अंतर्गत ही इसका अध्ययन
किया गया है। और इनमें होता क्या है कि एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस स्वतंत्र रूप से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के अनेक केंद्रक यानी बहुकेंद्रकी मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बना लेता है। मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बना लेता है। यह न्यूक्लियर बाद में एंडोस्पर्म के परिध में व्यवस्थित हो जाते हैं। एंडोस्पर्म के परिध में व्यवस्थित हो जाते हैं। एंडोस्पर्म के मध्य एक रिक्तिका बन जाती है, वैक्यूल्स बन जाती है। बाद में ये वैक्यूल्स समाप्त हो जाते हैं और केंद्रक के चारों तरफ परिधि की तरफ से कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है और अंत में ये बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म का निर्माण या विकास कर लेते हैं। इसके उदाहरण गेहूं, मक्का, चावल, कैप्सुला आदि। दूसरे प्रकार का एंडोस्पर्म बताया था सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म के विकास में एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस के प्रत्येक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है। अर्थात ये शुरू से ही सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं। तो एक केंद्रक विभाजित होकर के टू सेल एंडोस्पर्म बनाया। टू सेल से विभाजित करके दोनों कोशिकाएं विभाजित करके फोर सेल एंडोस्पर्म का निर्माण किया। ये 4 सेल एंडोस्पर्म बन जाता है और इस तरह से फिर इन कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म बन जाते हैं। बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसके विकास में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का विकास भी होता जाता है, जिसके कारण ये बहुकोशिकीय एंडोस्पर्म बन जाते हैं। ये प्रायः गैमोपिटेली वर्ग के पौधों में भ्रूण का विकास इसी तरह का होता है। उदाहरण के तौर पे मैग्नोलिया, पेट्यूनिया, विलार्सिया आदि में इसी प्रकार का एंडोस्पर्म का विकास होता है। तीसरे प्रकार का हमने आपको बताया था हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म
ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों में इस प्रकार का यानी हेलोबियल एंडोस्पर्म का विकास होता है। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की अवस्था है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों के बीच की अवस्था है। इनमें एंडोस्पर्म के विकास के समय ये एंडोस्पर्म कोशिका जो 3N जैसा कि हमने बताया था 3N अर्थात डिप्लॉयड होते हैं, इसका केंद्रक विभाजित होता है और इसके विभाजन के साथ ही साथ इसके केंद्रक के विभाजन के साथ ही साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है और इस तरह से ये 2 सेल एंडोस्पर्म की अवस्था आ जाती है। 2 सेल एंडोस्पर्म की अवस्था। अब इसके बाद ये न्यूक्लियर विभाजन की भांति दोनों कोशिकाओं के केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के अनेक केंद्रक बना लेते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, और फिर इस तरह से अनेक केंद्रक वाला दोनों कोशिकाएं अनेक केंद्रक वाला मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बना लेते हैं और फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की भांति इसका केंद्रक भी परिधि में व्यवस्थित हो जाता है। दोनों तरफ के कोशिकाओं में केंद्रक परिधि में व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य में रिक्तिका भी बन जाती है और फिर इसके बाद केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्रित होकर के कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और इस तरह से अंत में ये भी बहुकोशिकीय सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय कर लेते हैं। ठीक, तो ये हेलोबियल। तो अब जो है एंडोस्पर्म की औत की संरचना माने हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंडोस्पर्म भोजन संचय का कार्य करते हैं। ये भोजन संचय ऊतक हैं। इनमें पौधों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का संचय होता है, लेकिन मुख्य रूप से मंड का संचय होता है। मंड माने स्टार्च, स्टार्च का संचय होता है। इनकी कोशिकाएं समव्यास की होती है, समान समव्यास की होती है और कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है।
किंतु जिसमें हेमिसेलुलोज का संचय होता है उनकी कोशिकाएं की कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो ये इसकी औत की संरचना हो गई। अब भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज की मैं चर्चा करता हूं। एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये ऐसे बीज होते हैं कि भ्रूणी विकास के बाद और बीज अंकुरण के समय तक इनमें एंडोस्पर्म शेष बचा रहता है, यानी भोज्य पदार्थ एंडोस्पर्म में संचय रहता है और वो शेष बचा रहता है। तो ऐसे जो है बीज को एंडोस्पर्मिक सीड यानी भ्रूणपोषी सीड्स कहा जाता है, बीज कहा जाता है। और जर्मिनेशन के समय यही भ्रूणपोष का भोज्य पदार्थ पौधे के विकास में सहायक होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जैसे, तो हाँ, एंडोस्पर्मिक सीड्स के बीज पत्र पतले होते हैं क्योंकि इनमें भोजन संचय नहीं होता। इन एंडोस्पर्मिक सीड्स में भोजन संचय एंडोस्पर्म में ही होता है, बीज पत्र में नहीं होता, इस कारण इनका बीज पत्र पतला होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक में भ्रूणपोष के समय ही भ्रूणपोष माने भ्रूण के विकास के समय ही भ्रूणपोष का उपयोग हो जाता है, जिससे भ्रूणपोष का भोजन समाप्त हो जाता है, किंतु इनके बीज पत्र में भोजन संचित रहता है, जिसके कारण इनका बीज पत्र मोटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे चना, मटर, सेम आदि, इनके बीज पत्र मोटे होते हैं और अंकुरण के समय इस बीज पत्र में संचित भोजन का ही उपयोग अंकुरण के समय होता है। तो ऐसे बीज को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। ओके, थैंक यू।